हेलो एंड नमस्कार। मैं हूं दीपक यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का दीपक यादव एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज है तारीख 5 फरवरी 2025 और है वेडनेसडे। आज जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में आए हैं उन सबको बहुत ही ज़्यादा डीपली हम एनालाइज करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको पता है यहाँ पे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के एनालिसिस के साथ साथ आपको नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी को लेकर भी जानकारी मिलती है कि कैसे न्यूज़पेपर से नोट्स बनाए जाते हैं, कैसे करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन की जाती है, कैसे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर में। तो मेक श्योर कीजिएगा जो भी लोग फर्स्ट टाइम पर जुड़े हैं अपने चैनल के साथ में, चैनल के ऊपर में सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर लें, बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि कल जब ये वीडियो अपलोड हो तो टाइम पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आगे बढ़ते हैं। लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए दोस्तों तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम पर जा सकते हैं। वहां पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज, आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप इस लेक्चर के पीडीएफ के साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स को डाउनलोड कर पाओगे। बाकी लेक्चर की शुरुआत हमेशा एक मैप के क्वेश्चन के साथ। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है कोलेरू लेक को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ कर लेते हैं और देख लेते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से पेज नंबर पर हैं, किस किस जीएस पेपर के लिए रेलिवेंट हैं जिसको हमें पढ़ना है। पेज नंबर 1 को अगर आपने ओपन कर लिया है तो सबसे पहले फ्रंट पेज पे ऊपर एक आर्टिकल देखने को मिलेगा जहां पे मेंशन किया गया है अमेरिका ने 200 इलीगल इमिग्रेंट्स जो बेसिकली इंडिया से बिलोंग करते हैं इनको मिलिट्री प्लेन में वापस से भेज दिया है। आज हो सकता है यहाँ पर ये 200 इंडियंस पहुंच जाएं भारत में, जिसको लेकर वेरियस वीडियोस आज से आपको देखने को मिल जाएगी। एक इंपॉर्टेंट इशू है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इलीगल इमिग्रेंट्स का जो ये मुद्दा है वो किस लेवल पर यूएसए के अंदर में फैलता चले जा रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ हमारी अगेन पेज नंबर 1 पे है। जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था कि यूएसए ने अभी बहुत सारे टैरिफ लगा दिए हैं मैक्सिको, कनाडा और चाइना के ऊपर में। नाउ मैक्सिको और कनाडा के ऊपर जो टैरिफ लगाए गए इसके ऊपर छूट तो दी गई, लेकिन चाइना ने दोस्तों वापस से हिट बैक कर दिया है अमेरिका को। और ये अमेरिका को हिट बैक किया है कितने परसेंट टैरिफ से, किसका इम्पैक्ट क्या होगा, हम देख पा रहे हैं। ट्रेड वॉर की शुरुआत हो रही है तो मामला क्या है इसको भी समझने वाले हैं। देन पेज नंबर 6 के ऊपर में एक और रिलेवेंट टॉपिक बेसिकली ये है हमारा आज का एडिटोरियल जहाँ पे इंडिया इंडोनेशिया के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन हो रहा है। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में इंडोनेशिया कितना इंपॉर्टेंट कंट्री भारत के लिए हो सकता है, इमेंस लेवल पर आज हम लोग पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस भी करते हैं तो समझने वाले हैं विद प्रॉपर नोट्स के साथ में इन दोनों के संबंध कहाँ पे स्टैंड करते हैं, एक दूसरे का इंपॉर्टेंस ये क्या रखते हैं। पेज नंबर 7 पर अगेन एक और एडिटोरियल है बहुत ही ज़्यादा काम का। इंडिया के अंदर कैंसर केयर को लेकर एक फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। ये बात मैं कई बार बोलता हुआ नजर आया हूँ, आपने सुना भी होगा कि जब भी कोई छोटी मोटी आजकल यहाँ पे बीमारी हो भी जाती है, आप अगर हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं तो बिल इतना लंबा चौड़ा आता है जिसकी वजह से एक इंसान उस बिल को लेकर सर्वाइव नहीं कर पाता। आज वही इशू यहाँ पे इस एडिटोरियल में उठाया गया है कि फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी जो है स्पेशली कैंसर केयर को लेकर ये कितने ह्यूमंगस लेवल पर है। एक इंसान जो अच्छी खासी क्लास से बिलोंग करता है, मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, उसके परिवार में किसी को कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो अपना सारा पैसा इवन ज़मीन वगैरह सब बेचने के बावजूद भी उस व्यक्ति को बचा नहीं पाता। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। एक तो इंसान नहीं बचा पाया वो, और दूसरी चीज़ अपना जितना भी यहाँ पर उन्होंने फिनांस बचा के रखा था वो सब खत्म कर दिया। तो ये प्रॉब्लम ह्यूमंगस लेवल पर है। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है वो राइटर ने यहाँ पे डिस्कस किया है। फिर जैसा आपको पता है कि यहाँ पे कैंसर केयर के ऊपर स्पेशल फोकस किया गया था क्योंकि कल वर्ल्ड कैंसर डे था। तो दोस्तों वर्ल्ड कैंसर डे को लेकर आज हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में एक क्विज भी आया है। अब हम लोग अपना द डेली क्विज भी लेंगे। ये क्विज हर रोज़ न्यूज़पेपर में आता है। ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। इस क्विज को लेकर 5 क्वेश्चंस हैं। इसके आंसर ये आपको न्यूज़पेपर वाले कल प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन मैं आज ही आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। फिर उसके बाद अपना थंबनेल वाला टॉपिक, अपने सेशन की शुरुआत ही यहाँ पर इस आर्टिकल से होने वाली है। ये टॉपिक 3 फरवरी 4 फरवरी दोनों ही तारीख को द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में पब्लिश हो चुका है। इसको आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग यहाँ पर दोस्तों वेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो वेल होती है इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं। एक स्पीशी होती है स्पर्म वेल की। स्पर्म वेल का कुछ इस प्रकार से फिगर आपको नजर आएगा।
स्पर्म वेल का जो फेस है वो ऐसा स्क्वायर सा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो इस स्पर्म वेल के माध्यम से कह सकते हैं ना, एक चीज़ एक्सक्रीट होती है। ये स्पर्म वेल उल्टी करती है जिसको बोलते हैं वॉमिट। लेकिन इस वॉमिट का जो कॉस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है। कई सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे कहीं पर ये जो वेल की उल्टी है ये स्पेशली बेची गई है 2 करोड़ रुपए की, 1.5 करोड़ रुपए की पर केजी के हिसाब से। दोस्तों यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर ये इसका जो अमाउंट है वो चलता रहता है। आखिरकार ये जो वेल वॉमिट है ये मिलियंस ऑफ कॉस्ट आखिरकार ये वर्थ क्यों करती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये सब जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरुआत यहीं से करेंगे। न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने है, लेकिन करना क्या है, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं ये भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा स्पर्म वेल के बारे में बेसिक डिटेल्स के साथ में डिस्कशन की शुरुआत करता हूँ। देखिए, ये जो स्पर्म वेल है जब ये उल्टी करती है और वो उल्टी काफ़ी दिनों तक समुद्र में पड़ी रहती है और फिर तैरते तैरते पानी के अंदर में धीरे धीरे करके वो साफ़ होती रहती है। साफ़ होते होते जब यहाँ पर उसका एक जो कलर आता है ना वो आता है गोल्ड कलर का। तो स्पेशली कई बार एम्बरग्रेस को हम लोग फ्लोटिंग गोल्ड का नाम भी दे देते हैं, यानी कि तैरता हुआ सोना। तो फ्लोटिंग गोल्ड से ही आपको पता चल गया है कितना एक्सपेंसिव हो सकता है, उसके पीछे के रीजंस आपको पता चलेंगे। देखिए, जब इसको फ्लोटिंग गोल्ड बोला जाता है तो ये ऑब्वियस सी बात है काफ़ी रेयर है और ऐसा नहीं है स्पर्म वेल इसको अक्सर प्रोड्यूस करती हो। कभी कभी यहाँ पर ये वॉमिट देखने को मिलता है और इस वॉमिट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है मैरिन इकोलॉजी के अंदर में, मैरिन एनवायरनमेंट के अंदर में। क्योंकि हमारे समुद्र के अंदर में बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, प्लैंक्टन्स हैं जिसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए। तो ये जो फ्लोटिंग गोल्ड है ये उनको ग्रोथ प्रोवाइड करवाता है। तो मैरिन इकोलॉजी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैंने आपको बताया करोड़ों में यहाँ पर इसका ट्रेड होता है। देन करोड़ों में ट्रेड होता है तो इस वजह से कई बार इलीगल तरीके से इन स्पर्म वेल्स को मार दिया जाता है। सोचा जाता है कि हाँ भाई इसको मार देंगे तो इसके पेट से यहाँ पर ये वॉमिट निकालेंगे और इसको ट्रेड करके करोड़ों रुपया कमा सकते हैं एकदम से। तो इसको लेकर ढेर सारे कंजर्वेशन लॉज भी आज हमारे पास में प्रेजेंट हैं, नियम कानून है, किस तरीके से इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, वी विल डिस्कस। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्पर्म वेल के बारे में। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है फाइस्टर मैक्रोसेफेलस और यही स्पर्म वेल मेन सोर्स है एम्बरग्रेस का। आप लोगों से पूछा जाए एम्बरग्रेस कौन सी वेल में से प्रोड्यूस होता है, नाउ द आंसर इज स्पर्म वेल। अब ये आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं स्पर्म वेल के क्लासिफिकेशन और फीचर्स के बारे में, कौन सा किंगडम है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो है इसका आईयूसीएन स्टेटस। आईयूसीएन के अंदर में इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। एंडेंजर्ड कैटेगरी मतलब स्पर्म वेल ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी खतरे में है, इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और ये जो मात्रा में बची हुई है इनकी संख्या, इसको प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करवाते हैं तो धीरे धीरे करके यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन और कम होती चली जाएगी क्योंकि इलीगल तरीके से इनको मार दिया जाएगा इसी वॉमिट की चक्कर में। और फिर क्या होगा, एंडेंजर्ड से क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में ये वेल्स आ जाएंगे और अगर क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में रहने के बाद भी इनको प्रोटेक्शन हम अगर नहीं प्रोवाइड करवाते हैं देन समझ जाना ये वेल्स पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आ जाएंगी। तो इसके वॉमिट के चक्कर में ही यहाँ पर इसकी इलीगल हंटिंग होना ये कहीं ना कहीं डिज़ास्ट्रस सिनेरियो को दर्शाता है। ये आप देख पाएंगे कई बार इस तरीके की जो ये स्पर्म वेल की बॉडीज़ है वो बीच के किनारे मिली हैं, लोगों ने कोशिश की है, मार दिया है, हंटिंग की है, उसके बाद कोशिश ये भी की इनमें से वॉमिट को निकाला जाए लेकिन वॉमिट नहीं मिल पाया क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा ही यहाँ पर इस वॉमिट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर ये फ्लोटिंग गोल्ड मिलता है इन स्पर्म वेल से। देन बात आती है इनके हैबिटेट के बारे में एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये स्पर्म वेल्स कहाँ पे पाई जाती है, साइज में ह्यूज है, हमारे समुद्र के अंदर में ये देखने को मिलेगी। समुद्र में स्पेशली कौन कौन से ओशन है, इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है एंड एटलांटिक ओशन है। इन 3 ओशंस के अंदर में सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको ये स्पर्म वेल्स मिल जाती हैं और ज़्यादातर इनको समुद्र के अंदर 1000 मीटर से ज़्यादा गहराई के अंदर में रहना पसंद है। फिर डाइट की बात करते हैं, स्पर्म वेल इतना नीचे रहने के बाद में सर्वाइव कैसे करती हैं। ज़्यादातर डाइट इनके जो देखने को मिलती है उसमें होता है जायंट स्क्विड। अब जायंट स्क्विड बेसिकली अगेन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक मैरीन मैमल, बेसिकली यहाँ पर एक एक्वाटिक एनिमल आपको देखने को मिल जाएगा, समुद्र के अंदर प्रेजेंट है। इस तरीके से आपको ये स्क्विड नज़र आते हैं। उसके अलावा छोटी छोटी और फिश हो गई, कटल फिश हो गई या दूसरे और डीप सी क्रीचर्स हो गए, इनको खाकर यहाँ पे ये जो हमारा स्पर्म वेल है ये धीरे धीरे करके ग्रो होता है। कई बार स्पर्म वेल को एपेक्स प्रीडेटर का नाम भी दिया गया है। प्रीडेटर मतलब एक सबसे ऊपर, ये पूरा फूड चेन है उसमें सबसे ऊपर प्रेजेंट हुआ ये एनिमल है
और इसका मेन काम क्या है, हमारे समुद्र की गहराई के इकोसिस्टम को बैलेंस करके चलना। ऐसा ना हो छोटी छोटी फिश की पॉपुलेशन मैसिवली ग्रो हो जाए, तो उसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर ये जो स्पर्म व्हेल है वो हमको देखने को मिलता है। तो इन पॉपुलेशन को रेगुलेट करता है, इकोसिस्टम को बैलेंस करता है, ये इसका एक रेलिवेंट रोल है। जैसे यहाँ पर चीता, टाइगर्स, ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, प्रीडेटर कैटेगरी में कवर किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोगों ने बात की थी जाइंट स्क्विड के बारे में। ये नाम ध्यान में रखेगा, ये है जाइंट स्क्विड। इसको कई बार ये स्पर्म व्हेल खा जाती है, इसकी वजह से भी यहाँ पर स्पर्म व्हेल को बहुत परेशानी होती है। अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन मैंने जैसे बताया इन स्पर्म व्हेल्स को लगातार खतरा बढ़ता चले जा रहा है। उसके पीछे के ढेरों रीजंस हैं। इलीगल तरीके से हंटिंग होना, एक समय पर तो इन व्हेल्स को टारगेट किया जाता था इनसे ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए। जो ऑयल यहाँ पर इन व्हेल्स से मिलता था, इनको मारने के बाद में उस ऑयल का लैंप या लुब्रिकेंट्स में इस्तेमाल किया जाता था। फिर एक और कारण यह है, कई बार जहाज के साथ में टकराने की वजह से भी स्पर्म व्हेल की संख्या कम हुई है। फिर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज अगेन एक मेजर रीज़न है, जहाँ पे समुद्र के अंदर लगातार प्रदूषण बढ़ता चले जा रहा है। केमिकल्स रिलीज होना, जिसकी वजह से ओशन के अंदर एसिडिफिकेशन बढ़ जाना, तो वो हमारे ब्लू व्हेल्स को पूरी तरह से ख़त्म कर रहे हैं। फिर लास्ट में आता है अंडर वाटर नॉइज़ पोल्यूशन। अब अंडर वाटर नॉइज़ पोल्यूशन लगातार धीरे धीरे करके बढ़ता चले जा रहा है। शोर शराबे की वजह से ये जो वेल्स होती हैं, इनका जो इकोलोकेशन है ये डिसरप्ट होता है। कई बार यहाँ पर ये सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पाती हैं, जिस तरीके से अपने साउंड को प्रोड्यूस करके कम्युनिकेट करती हैं वो नहीं कर पाती हैं, क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो ये सब थ्रेट्स हैं, ये सब खतरे हैं जो करंट समय पर स्पर्म व्हेल फेस कर रही है, तो ये याद रखिएगा। नाउ अब बात आती है यहाँ पर एम्बरग्रिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि यही स्पर्म व्हेल मेजर सोर्स है एम्बरग्रिस का। एम्बरग्रिस को शुरुआती तौर पे देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया, वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा गंदा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके पानी में वो तैरता तैरता साफ होता होता यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिर ये नज़र आता है। यही है व्हेल की वॉमिट। तो एम्बरग्रिस क्या है? एक सॉलिड वैक्सी सब्सटेंस जो कहाँ पे बनता है? स्पर्म व्हेल के इंटेस्टाइन, उनकी आंतों के अंदर में दोस्तों ये प्रोड्यूस होता है। ये कब प्रोड्यूस होता है? जब ये मैंने बताया था ना, स्क्विड को यहाँ पर ये खा जाती है स्पर्म व्हेल। तो जब ये स्क्विड को यहाँ पे खाती है तो इस स्क्विड के अंदर में एक पोर्शन होता है बीक। अब ये जो बीक है ना, ये आसान से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो जब ये व्हेल ने इस स्क्विड बीक को खा लिया है तो स्क्विड तो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया, लेकिन इसके बॉडी में जो बीक प्रेजेंट है वो यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं हो पाता इस व्हेल के स्टमक के माध्यम से। जब वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो उसमें यहाँ पर एक कोटिंग होती है फैटी सब्सटेंस के साथ में। काफ़ी सालों बाद दोस्तों वहाँ पे वही कह सकते हैं कि जो डाइजेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाया है, वही यहाँ पर जो व्हेल है वो कुछ समय बाद एक्सक्रीट कर देती है, निकाल देती है। ठीक है, इस तरीके से भी यहाँ पर जो ये वॉमिट है वो प्रोड्यूस होता है। अब इसका प्राइमरी यूज़ क्या है? देखिए, बताया ये जाता है कि जो ये वॉमिट है ये इतना एक्सपेंसिव मार्केट में बिकता क्यों है? उसके पीछे का रीज़न है लग्जरी परफ्यूम्स, क्योंकि इससे बहुत खतरनाक महक आती है। फ्रेग्रेंस इसका यहाँ पर बहुत शानदार सा होता है, ऐसा बताया जाता है। तो फ्रेग्रेंस की वजह से परफ्यूम्स जो मार्केट है, और आपको पता है परफ्यूम्स मार्केट कितने एक्सपेंसिव मार्केट्स हैं, तो वहाँ पे इनका उपयोग किया जाता है। या फिर इसके दूसरे भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हो गए, कुछ दवाइयाँ हैं, उसमें भी यहाँ पर इस व्हेल वॉमिट का इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली ईस्ट एशिया के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर में। तो यह है एम्बरग्रिस का इम्पोर्टेंस, जिस वजह से कई बार इंटरनेशनल ट्रेड में इसकी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यू होती है। अब एक्सपेंसिव वैल्यू होने की वजह से ये स्पर्म व्हेल खतरे में आ जाती हैं। तो इनको प्रोटेक्शन देने के लिए जो साइट्स नाम की इंपॉर्टेंट बॉडी है, जिसको हम कई बार बोलते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़, स्पेशली ये वो पर्टिकुलर रेगुलेशन है या वो लॉ है जो क्या करता है, इस एम्बरग्रिस या फिर स्पर्म व्हेल के इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर में रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, स्पर्म व्हेल्स को सुरक्षा देने की बात करता है। क्योंकि जब ये एम्बरग्रिस का व्यापार के ऊपर में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा, बहुत सारे देशों में इलीगल कर दिया जाएगा उसे, तो ऑब्वियस सी बात है कोई यहाँ पर स्पर्म व्हेल को नहीं मारेगा, क्योंकि आपको पता है या उसको पता है कि हाँ इसका व्यापार करना इलीगल है, अवैध है, उसको सज़ा हो सकती है अगर पकड़ा जाएगा। तो अगर लीगल होता तो अभी तक तो स्पर्म व्हेल ख़त्म कर दी गई होती। तो इंडिया के अंदर ये लॉ कहाँ पर है, लीगल है या इलीगल है? तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, भारत के अंदर भी ये इलीगल है, और भारत के अंदर भी स्पर्म व्हेल को मारना या फिर हम कहें तो एम्बरग्रिस का ये ट्रेड करना ये इलीगल है। इसलिए कई बार लोग पकड़े जाते हैं व्यापार करते करते, कहीं पर 1.5 करोड़ रुपए, कहीं पे 2 करोड़ रुपए, कहीं पे 11 करोड़ रुपए तक यहाँ पर व्हेल वॉमिट को बेचा गया है, और वो केसेस पकड़े गए हैं, आप न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं।
तो ये इलीगल है। और ये इलीगल किस तरीके से करार दिया गया है, तो हमारे पास में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इसी के तहत यहाँ पर इसको अवैध माना गया है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल फ्रांस हो गया, यूके हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। ये वो कंट्रीज़ है दोस्तों जहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंडीशन में इसके व्यापार को लीगल करार दिया हुआ है ना, यानी कि वहाँ पे व्यापार करना वैलिड है। लेकिन कुछ रेगुलेशंस के अंडर में, ऐसा ना हो कि स्पर्म व्हेल को इसके लिए मार दिया जाए। तो कुछ कंडीशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं जिसके आधार पे ये लीगल है, लेकिन केवल इन देशों के अंदर में, याद रखिएगा। अब इसके इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और एथिकल कंसर्न क्या है, ज़रा ये जानता है। ये जो एम्बरग्रेस है, इसका इंपॉर्टेंस सबसे पहले आप देखिए इकोनॉमिक इम्पैक्ट। एम्बरग्रेस की, जैसे मैंने आपको बताया, जो वैल्यू है वो एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा हाई है इंटरनेशनल लेवल पर। मार्केट प्राइस कभी कभी इसका होता है $30,000 से लेकर $50,000 पर किलोग्राम के आसपास भी यहाँ पर इसकी वैल्यू चली जाती है। तो कंट्रीज जैसे फॉर एग्जांपल फ्रांस हो गया, यूएई हो गया, यहाँ पर एक ऑलरेडी एक्टिव ग्रे मार्केट प्रेजेंट है जहाँ पर एम्बरग्रेस का ट्रेड होता है। तो ये हुआ इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट। लेकिन इसको लेकर एक बहुत ही बड़ा इशू, एक समस्या भी है इंडिया के लिए, वो है ब्लैक मार्केट। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आपने किसी काम को अवैध करार दे दिया है लेकिन उसमें बहुत सारा पैसा मिल रहा है, कुछ ऐसी कंडीशंस आ रही हैं, तो फिर यहाँ पे काला बाजारी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे ब्लैक मार्केट का इन्वॉल्वमेंट है। कई बार यहाँ पर इस तरीके से वेल हंटिंग करी जाती है और छुप छुपा के अवैध तरीके से फिर व्यापार किया जाता है। तो इलीगल वेल हंटिंग यहाँ पे कहीं ना कहीं बढ़ जाती है इस एम्बरग्रेस की वजह से। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। फिर बात आती है यहाँ पर एनवायरमेंटल कंसर्न की, अगेन एक बहुत ही बड़ा इशू। क्योंकि जब हम यहाँ पे कंजर्वेशन को लेकर बात कर रहे हैं, तो ये वेल्स जो हैं, ये जिसकी स्पर्म वेल की हम बात कर रहे हैं, नेचुरली यहाँ पर इस तरीके से एम्बरग्रेस को एक्सक्रीट करता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा यहाँ पर इसके बॉडी में एम्बरग्रेस मिलेगा। ये नेचुरल एक साइकिल है, कुछ कंडीशंस बनी जिसकी वजह से यहाँ पे उसने एम्बरग्रेस को एक्सक्रीट कर दिया। लेकिन अगर अवैध तरीके से आप हंटिंग करते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। इस वजह से एम्बरग्रेस के व्यापार के ऊपर में बैन लगाया गया ताकि लोग कोई यहाँ पर इसका व्यापार ना कर सके, जिस वजह से स्पर्म वेल को मारा ना जाए। समझ रहे हैं? इससे मैरीन इकोसिस्टम भी डिसरप्ट हो रहा है, क्योंकि स्पर्म वेल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कार्बन साइकिल में। जो वेल का एक्सक्रीशन होता है, वेल जो यहाँ पर वेस्ट एक्सक्रीट कर रही है, वेस्ट जो यहाँ पर ये निकाल रही है, इसकी वजह से प्लैंकटन ग्रोथ होती है। प्लैंकटन ग्रोथ के साथ साथ वेल का यही एक्सक्रीशन कहीं ना कहीं CO2 कार्बन को एब्जॉर्ब भी करता है। तो कहीं ना कहीं इससे जो मैरीन या एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं वो भी हमको नज़र आते हैं। हालांकि दुनिया भर में जो लॉज है उसमें कई सारी जगह पर लूप होल होते हैं। कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर ये आर्ग्यू करती हैं कि एम्बरग्रेस को बैन आपने कर दिया है, इसलिए अवैध तरीके से हंटिंग करना शुरू कर दिया गया है इन स्पर्म वेल का। कुछ ब्रांड्स यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लीगल ट्रेड, कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको लीगल ट्रेड के तौर पर अपनाने के लिए फोकस कर रही हैं। कुछ कंपनीज यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं जो ये इलीगल तरीके से हंटिंग करवा देती हैं, किसी को कुछ पता थोड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पर ये पूरी कंडीशंस हैं। तो इसका लास्ट में वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड यही है, हमें वाइल्ड लाइफ लॉज को और ज़्यादा मजबूत करना होगा ताकि इलीगल एम्बरग्रेस के ट्रेड को रोका जा सके। अवेयरनेस कैंपेन चलाने होंगे, लोगों को जागरूकता फैलानी होगी लोगों के अंदर में, ताकि इनके बारे में पता चल सके कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्पर्म वेल का जीवित रहना। फिर ऑल्टरनेटिव रिसर्च पे काम करना है यार। आप यार फ्रेग्रेंस के लिए, खुशबू के लिए परफ्यूम मार्केट में इस एम्बरग्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जगह कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट का भी तो यूज़ किया जा सकता है ना। इसके लिए स्पर्म वेल को मारने की क्या ज़रूरत? दुनिया भर में कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है। साइट्स हो गया या इंटरपोल हो गया। इंटरपोल आपको पता है जहाँ पे दुनिया भर की पुलिस आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। तो इससे यहाँ पर कोलैबोरेशन करके स्मगलिंग को रोका जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रीलिम्स में काफ़ी सारे तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक ये प्रश्न प्रेजेंट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एम्बरग्रेस। एम्बरग्रेस को लेकर आपके पास में 4 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, एम्बरग्रेस एक सॉलिड वैक्सी सब्सटेंस है जो कि स्पर्म वेल के इंटेस्टाइन में फॉर्म होता है। दूसरा, एम्बरग्रेस का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है परफ्यूम्स के प्रोडक्शन के अंदर में। तीसरा, जो एम्बरग्रेस का ट्रेड है वो कंप्लीटली लीगल है इंडिया के अंदर। चौथा, एम्बरग्रेस एक प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जहाँ तक हमको नज़र आ रहा है, जिस तरीके से हमने पढ़ा है, उसमें फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शंस आर करेक्ट बट थर्ड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एम्बरग्रेस का ट्रेड इंडिया में कंप्लीटली इलीगल है, ना कि लीगल है। ठीक है, तो थर्ड वाला हो गया रॉन्ग।
फिर फोर्थ वाला एम्बरग्रेस कोई प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये बेसिकली स्पर्म वेल के इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस हो रहा है, तो स्पेशली यहाँ पर ये फोर्थ वाला भी गलत। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही, ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर थ्रेट टू स्पर्म वेल्स, इन चारों में से बताइए वो कौन सा एक खतरा है जो स्पर्म वेल्स को नहीं है। ठीक है, जैसे जहाज का टकराना, या अंडर वाटर नॉइस पोल्यूशन, या क्लाइमेट चेंज, या ओवर पॉपुलेशन ऑफ स्क्विड। एक मेजर थ्रेट नहीं है, डायरेक्ट कोई थ्रेट नहीं है। जहाज का टकराना ऑब्वियस सी बात है, स्पर्म वेल के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसकी वजह से भी यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है। अंडर वाटर नॉइस पोल्यूशन की वजह से भी यहाँ पर ये कम्युनिकेशन नहीं बन पाया जाता है इनके बीच में। फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से भी यहाँ पर एक कारण है जिसकी वजह से स्पर्म वेल की पॉपुलेशन कम हुई है। तो ये सब तो थ्रेट्स हैं, बट ओवर पॉपुलेशन ऑफ स्क्विड, स्क्विड की पॉपुलेशन बढ़ जाना ये कोई मेजर थ्रेट नहीं है स्पर्म वेल के लिए, क्योंकि स्पर्म वेल तो यहाँ पर स्क्विड को और ज़्यादा कंज्यूम करती है जिसके माध्यम से एम्बरग्रेस बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया ने एम्बरग्रेस के व्यापार के ऊपर में बैन लगाया है, इसको कौन से पर्टिकुलर लॉ के तहत कवर किया गया? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, दैट मीन्स बी वाला आंसर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये तो चलो आपने क्वेश्चंस देख लिए हैं, मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। चाहो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपने ओपिनियंस लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर। बाकी चाहो तो यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सबमिट कर सकते हैं अपने ग्रुप में। सबमिट कहाँ पे करना है अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन ये बोलता है, हाउ डज एन इंटरनेशनल ट्रेड इन एम्बरग्रेस अफेक्ट ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट्स फॉर स्पर्म व्हेल्स? किस तरीके से जो एक इंटरनेशनल व्यापार हो रहा है एम्बरग्रेस को लेकर, इसकी वजह से दुनिया भर में स्पर्म वेल्स को बचाने को लेकर जो काम किया जा रहा है उसके ऊपर असर पड़ रहा है। इसको देखते हुए कुछ नई पॉलिसीज़ आप सुझाइए, कुछ पॉलिसीज़ आप अपने सामने मेंशन कीजिए कि कैसे हम लोग इलीगल एम्बरग्रेस के ट्रेड को टैकल कर सकते हैं, और ये जो वेल्स, स्पर्म वेल्स स्पेशली यहाँ पर, इनको किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो 250 शब्दों में लिखना है, 15 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। एक बार हिंदी में आप लोग यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं, इसके माध्यम से एक अच्छा आंसर लिखने के बाद में सबमिट कर सकते हैं। सबमिट कहाँ पे करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू करना बिल्कुल ना भूलना। चलिए आगे आते हैं अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर, लेकिन अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम लोगों ने एम्बरग्रेस के बारे में पढ़ा, उसके अलावा आज के न्यूज़पेपर के जितने भी और भी टॉपिक हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, हमारा जो अगला आर्टिकल है वो ये वाला है, जहाँ पे ट्रम्प टैरिफ स्ट्रैटेजी के बारे में मेंशन किया जा रहा है। चाइना ने काउंटर किया है, ठीक है, अमेरिका ने यहाँ पर इंडियंस को डिपोर्ट किया है, तो इमिग्रेशन रूल्स क्या कहते हैं, वो सब चीज़ें। यानी कि आप एक तरफ न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे और दूसरी तरफ यहाँ पर आपके पास में सारे के सारे नोट्स तैयार हो रहे होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा टिपिकल हो जाता है हम सभी लोगों के लिए। न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाएं, पढ़ के निकल जाते हैं, तो आपके लिए काम काम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकाल के प्रोवाइड करवा दी जाती है। नाउ ये जो पर्टिकुलर PDF से दोस्तों, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये कहाँ पे मिल जाएंगे आपको? इस पेड ग्रुप में यहाँ पर ये प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं, और गारंटी है कुछ दिनों में आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा। क्योंकि ये जो 499 का पेमेंट है ना, इसको करने के बाद जो आप ग्रुप में ऐड होंगे तो आपका ऐसा नहीं होगा कि आज से PDF मिलने शुरू होंगे। आपके हाथ में सारे पुराने PDFs ऑलरेडी आ जाएंगे एक बार में। तो पुराने PDFs आ गए, ऑब्वियस सी बात है आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा। तो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है? व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा। कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे लाइक का बटन है, प्लीज़ उसको प्रेस कर दिया करो। आप लोगों के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कम से कम 5000 लाइक्स का टारगेट हम लोग पूरा कर लें। चलिए दोस्तों अगली खबर पर आते हैं। तो हमने ओवरव्यू इसका ले ही लिया था। बात यहाँ पे हो रही है
अमेरिका ने 200 इंडियंस को मिलिट्री प्लेन के माध्यम से भेज दिया है वापस भारत। अभी यहाँ पर ये आज आ जाएंगे, पंजाब में इनकी लैंडिंग होने वाली है। अब देखिए मामला क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ। बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जिनकी बहुत चाह होती है कहाँ पे, यूएसए के अंदर में जाना। वो ये सोचते हैं कि अमेरिका के अंदर में जाकर लाइफ सेटल हो जाएगी, बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी, है ना, अच्छा नौकरी मिल जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा, वहीं पे फैमिली बस जाएगी। ऐसा सोचकर वो कोशिश करते हैं कि इंडिया से पासपोर्ट लिया जाए और यूएसए से यहाँ पर सीधा वीज़ा लिया जाए। ठीक है, ये है अपना यूएस। तो वीज़ा लेने के बाद में हम यहाँ चले जाएंगे। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं, ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका हर किसी को तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो उन्हें भी यहाँ पर एक स्किल्ड वर्क फोर्स चाहिए। उनकी कंपनीज़ यहाँ पे बहुत सारी वीज़ाज़, H1B वीज़ा का नाम सुना होगा, अलग अलग टाइप्स के वीज़ाज़ हैं जिसके आधार पे यूएस फॉरेन जो पीपल हैं उनको एक्सेप्ट करता है। तो कभी वीज़ा देता है, कभी नहीं देता। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे जिनको वीज़ा नहीं मिल पाता, तो वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इलीगल तरीके से अनडॉक्यूमेंटेड वे में अमेरिका में एंट्री करने की कोशिश करते हैं। सर ये अनडॉक्यूमेंटेड वे में अमेरिका में कैसे एंट्री होती है, चलिए सुनिए। ये इंडिया है, अब मान लो यहाँ से ये लोग जाते हैं सबसे पहले, क्योंकि आप ये सोचोगे ना कोई प्लेन या कैसे लैंड कर जाएंगे यार, सब जगह चेकिंग सिक्योरिटी होती है, कैसे आखिरकार। तो सबसे पहले वो इंडिया से आते हैं मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको आ जाएंगे या फिर ऊपर कनाडा आ जाएंगे। अब देखिए मैक्सिको से एक बड़ी बाउंड्री लगती है यूएसए की, आपको दिख रहा है ना, नीचे मैक्सिको है, ऊपर यूएसए है। उसी तरीके से ऊपर कनाडा और यूएसए की बहुत बड़ी बाउंड्री लगती है। ठीक है, अब मैक्सिको और यूएसए का बॉर्डर देखोगे ना, ये बॉर्डर थोड़ा सा खतरनाक है। यहाँ पे बहुत सारी टिपिकल सिनेरियोज को फेस करते हुए लोग इलीगल तरीके से ये मैक्सिको के थ्रू निकल जाते हैं सीधा ऊपर यूएसए के अंदर में। आप इमेजिन कीजिए, ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर के रास्ते वो निकल जाते हैं सीधा अमेरिका के अंदर में। ठीक है, वो भी इलीगल तरीके के रास्ते को अपनाकर। अब ऐसे ही होता है, ऐसे हज़ारों इंडियंस यूएसए में प्रेजेंट हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे प्रेसिडेंट बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो पहली वाली टर्म रही थी उसमें हम जानते हैं क्या पॉलिसीज थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो यूएसए के लिए थ्रेट है। तो वो इलीगल इमिग्रेंट्स को कई बार डोनाल्ड ट्रंप एलियन कह देते हैं, एलियन है, वापस भेजो इनको अपने देश में। और अभी ये चुन चुन कर अपने देश में लोगों को भेज रहे हैं। आपने ग्वाटेमाला का नाम सुना है? नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैक्सिको है, मैक्सिको से नीचे यहाँ पर आपको ग्वाटेमाला देखने को मिलेगा, ये दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, देखा ना ये ग्वाटेमाला। अब ये सुनिएगा, ग्वाटेमाला में ऑलरेडी अमेरिका ने बहुत सारे लोगों को भेज दिया है, डिपोर्ट कर दिया है। ग्वाटेमाला से भी इसी तरीके से मैक्सिको के रास्ते होते हुए यूएसए में इलीगल तरीके से लोग एंटर कर गए थे। इनको मिलिट्री प्लेन से या दूसरे एयरक्राफ्ट से यहाँ पर वापस से भेज दिया गया। खर्चा बहुत आएगा मिलिट्री एयरक्राफ्ट का यूज़ करने के लिए, लेकिन यहाँ पे यूएसए ये सारा खर्चा उठा रहा है। आप इमेजिन ये करो, जो अभी 200 इंडियंस को भेजा गया है भारत के अंदर, करोड़ों रुपया अमेरिका खर्च कर रहा है इन लोगों को इंडिया के अंदर भेजने के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति को इंडिया वापस से डिपोर्ट करने के लिए 4 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। आप इमेजिन करिए। तो ये अच्छी बात है, अमेरिका खर्चा उठा रहा है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, क्या इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है इनको? जी बिल्कुल। यहाँ पर मैं कहूँगा इंडिया ने खुद स्टेटमेंट दिया है। 18,000 ऐसे इंडियंस हैं, मैं खुद ऐसे ही बात नहीं बोल रहा। ये देखिए यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल है कि 18,000 इंडियंस इलीगल तरीके से यूएसए में घुस चुके हैं अनडॉक्यूमेंटेड वे में। भारत रेडी है इनको एक्सेप्ट करने के लिए, हम एक्सेप्ट करेंगे। इसको लेकर ऑलरेडी फ़ोन पर बातचीत हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी जी के बीच में। ये डिस्कशंस हो चुके हैं। अभी पीएम मोदी का एक बड़ा विजिट होने वाला है यूएसए के अंदर, ये आप लोगों को पता होगा। तो क्वेश्चन ये है, क्या ये अनोखा भारत के साथ में हो रहा है? ऐसा नहीं है। ग्वाटेमाला का तो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, चाइना से भी ढेरों लोग इसी तरीके से इलीगल तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट है। चाइना भी रेडी है अपने इलीगल इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए। इवन पोलैंड से भी यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँचे हुए हैं। सब चाहते हैं यूएसए की लग्जरी लाइफ को जीना, बट इतना आसान नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर ट्रंप मेंशन करते हैं ये इलीगल इंडियंस स्पेशली, इनको ये देखो फोटो आपके सामने, C-17 ग्लोब मास्टर। C-17 का नाम सुना होगा, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। ये आप देखोगे ह्यूज साइज का यहाँ पर C-17 ग्लोब मास्टर आपको देखने को मिलेगा। ये जो प्लेन आपको पीछे दिख रहा है, ये यूएस की एयरफोर्स का प्लेन है। और मिलिट्री एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करना, आप दोस्तों यहाँ पर समझ ही सकते हैं, बहुत खर्चा आता है इसको यूज़ करने में। ठीक है, तो एक्चुअली में जो यूएसए का ये मिलिट्री C-17 एयरक्राफ्ट है, ये अमेरिका के सैन एंटोनियो टेक्सास से निकल चुका है इंडियन माइग्रेंट्स को लेकर। पंजाब में इसकी लैंडिंग होने वाली है
और लैंडिंग होने के साथ साथ आप देखोगे बहुत सारे वीडियोज़ आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे। अमेरिका के इस वाले कदम को यहाँ पे आप देख पाओगे, जो कोलंबिया है, मैक्सिको है, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। कोलंबिया मैक्सिको तो ये कह रहे हैं कि हम यूएस के मिलिट्री प्लेन को अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि यूएसए अगर मिलिट्री प्लेन से भेजेगा ये कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं है। ये इस तरीके से का यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है कि यार ये एज अ, क्योंकि कई बार डोनाल्ड ट्रंप इलीगल इमिग्रेंट्स को एलियन, क्रिमिनल्स, ये सब बोल चुके हैं। तो कोलंबिया मैक्सिको तो कह रहे हैं यार आप नॉर्मल प्लेन से हमें भेज दो, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ब्राज़ील ने ये मेंशन किया है कि देखिए ये जो डिपोर्टेशन फ्लाइट्स है, इसको लेकर ह्यूमन राइट का एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है वो उठकर आता है। दुनिया भर में बहुत सारी जगह पर इलीगल इमिग्रेंट्स प्रेजेंट है, बट किसी ने इस तरीके का एक्शन नहीं लिया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके का एक्शन शुरू किया। आई होप आपको यहाँ पर इसको लेकर एक बड़ी क्लैरिटी मिल चुकी है। नाउ अब थोड़ा सा यहाँ पर और डीपली एनालाइज करना होगा, कुछ और बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों वो जाननी होंगी। जैसे क्या जानना होगा, आइए मैं आपको समझाता हूँ। ये आपको मैं इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुका हूँ। 200 इंडियंस आ रहे हैं वापस इंडिया। ऐसे 18,000 इंडियंस प्रेजेंट हैं यूएसए के अंदर में जिनके पास में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, यानी वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। ठीक है, अब इससे इंडिया यूएस के रिलेशंस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑलरेडी पीएम मोदी एक्सेप्ट कर चुके हैं, इंडिया एक्सेप्ट कर चुका है। अगर एक्सेप्ट ना करते, ज़बरदस्ती भेज रहे होते, देन इट विल इम्पैक्ट द रिलेशंस, बट ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से यहाँ पर ये सारे के सारे काम हो रहे हैं, डिपोर्टेशन पॉलिसीज़ को अपनाया जा रहा है। देन ये संख्या बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में, लगभग बताया जा रहा है कि 2-2.5 करोड़ के आसपास इलीगल इमिग्रेंट्स दुनिया भर से फैले हुए हैं जो यहाँ पर अमेरिका के अंदर में पहुँच चुके हैं। तो अमेरिका की ये जो नई डिपोर्टेशन स्ट्रैटेजी है, ये ऑब्वियस सी बात है कुछ कंट्रीज़ के साथ में रिलेशंस को इम्पैक्ट करेगी, बट कुछ कंट्रीज़ के साथ में बिल्कुल नहीं करने वाली। क्योंकि यहाँ पे ट्रंप का स्टांस क्या है, इसका जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या है। ट्रंप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि हमें बॉर्डर को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना होगा, हम अलाउ नहीं करेंगे किसी भी इलीगल माइग्रेशन को या किसी भी इलीगल इमिग्रेंट्स को। तो ये जो ट्रंप का स्टेप है, ये आने वाले समय पर इलीगल माइग्रेशन को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। भविष्य में कोई भी ऐसा अनडॉक्यूमेंटेड तरीके से, इलीगल तरीके से यूएसए में एंट्री लेने से बिल्कुल डरेगा। उसे पता है वापस मुझे फेंक दिया जाएगा अपने देश में। ठीक है, अब इंडिया यहाँ पर मैनेज कर रहा है। ठीक है, देखते हैं हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से यहाँ पर इनको लेकर आया जाता है। फिर ट्रंप का स्टेटमेंट कुछ और भी है। ट्रंप क्या चाहते हैं ये सब करके? ट्रंप ये चाहते हैं अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। वो यूएसए के थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। उनका कहना यह है इलीगल इमिग्रेंट्स डिस्टर्ब कर रहे हैं सिचुएशन को, तो हम नहीं चाहते कोई भी इलीगल तरीके से यूएसए के अंदर में रहे। इसका जो इम्पैक्ट है वो ऑब्वियस सी बात है इंडियन डायस्पोरा पे पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन वर्कर्स हैं जो यूएसए में अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं। इवन स्टूडेंट्स हैं यूएसए के अंदर में, उनमें एक चिंताएं देखने को मिल रही हैं कि पॉसिबली इनको भी खोज लिया जाएगा और उसके बाद और भी बहुत सारे ये इमिग्रेंट्स को भारत भेजा जाएगा। आई होप आपको यहाँ पर इस वाले पर्टिकुलर न्यूज़ को लेकर भी एक क्लैरिटी मिल चुकी है। चलिए अगली खबर पर आते हैं। यहाँ पर हमने अभी क्या पढ़ा था कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले यह डिस्कशन किया था कि यूएसए ने टैरिफ लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ जो व्यापार होता है उस पर 25% का टैरिफ लगाया। मैक्सिको के साथ व्यापार होता है उस पर भी 25% का टैरिफ लगाया, लेकिन चाइना के ऊपर 10% का लगाया। अब देखिए कनाडा और मैक्सिको के साथ में जो है टैरिफ है, इसको थोड़ा बहुत रिजॉल्व कर लिया गया है। अब पता है उसके पीछे भी एक अलग से पॉइंट है, सुनिएगा। आज अगर हम ये देख रहे हैं, मैं वापस से मैप पे चलता हूँ, मज़ा आएगा समझने में। हम ये देख रहे हैं कि यूएसए ने स्पेशली ऊपर कनाडा और नीचे मैक्सिको के साथ व्यापार में टैरिफ क्यों लगाया? क्योंकि चाइना के साथ में तो देखो ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, इनके साथ में ट्रेड वॉर चल रहा है बहुत पहले से ही, उसी कॉन्फ्लिक्ट को आगे कंटिन्यू कर लिया गया। लेकिन ये दोनों कंट्रीज़ क्यों चुनी गई? क्योंकि इन दोनों कंट्रीज़ से ही बहुत सारे लोग पहले इन देश में आते हैं। अगर यूएसए किसी को वीज़ा नहीं देता है तो मैक्सिको में जाएगा वो इंसान, फिर बॉर्डर क्रॉस कर जाएगा, बॉर्डर नाप के सीधा वो चले जाएगा अमेरिका में। वही हाल कनाडा में है। तो डोनाल्ड ट्रंप मैसेज देना चाहते हैं इन दोनों देशों को, संभल जाओ, इलीगल इमिग्रेंट्स को रोक लो, बॉर्डर को कंट्रोल कर लो, टैरिफ नहीं लगाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो टैरिफ लगाया जाएगा। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। फिर आपने रिसेंटली एक ड्रग का नाम सुना होगा, फेनिटिल करके। वो भी यहाँ पर ड्रग यूएसए के अंदर में सप्लाई होती है मैक्सिको के रास्ते, इस बॉर्डर के रास्ते। चाइना पे इल्ज़ाम है कि वो ड्रग सप्लाई करता है और यूएसए के काफ़ी सारे लोग ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं। ठीक है, और ड्रग एडिक्ट होने के बाद में यूथ कमज़ोर हो जाएगा, बेकार हो जाएंगे, कंट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इस वजह से हमने चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगाया। तो ये है टैरिफ के पीछे के रीजंस। और टैरिफ के पीछे के रीज़न के साथ साथ अब थोड़ा सा और डीपली एनालाइज करते हैं। ट्रंप की जो ये टैरिफ स्ट्रैटेजी है,
जैसे मैंने बोला 10% जो है चाइना के ऊपर, क्योंकि देखो टैरिफ होता क्या है, टैरिफ इज सिंपली अ टैक्स ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स। क्योंकि यूएसए व्यापार कर रहा है कनाडा के साथ में, यूएसए इज ऑल्सो ट्रेडिंग विद मैक्सिको, फिर उसके साथ में चाइना के साथ में व्यापार हो रहा है, एंड यूरोपियन यूनियन के साथ में व्यापार हो रहा है। ठीक है, अब ये कंट्रीज़ जो हैं दोस्तों यूएसए के साथ में रिलेशंस को मेंटेन करती हैं। इनके साथ में जब व्यापार होता है यूएसए ज़्यादातर घाटे में रहता है, डेफिसिट में रहता है। यूएसए चाहता है चीज़ों को बैलेंस करना। यूएसए ने कहा हम लगाएंगे टैरिफ, टैरिफ यानी कि टैक्स। अब जब व्यापार होता है तो कनाडा, मैक्सिको, चाइना, ये सब बहुत सारे आइटम्स को एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए के अंदर, और अमेरिका उसको एक्सेप्ट करता है। अमेरिका भी काफ़ी सारे आइटम एक्सपोर्ट करता है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन दोनों या इन सभी देशों के बीच में चलता रहता है। तो 10% का टैरिफ लगा चाइना पे, 25% का टैरिफ मैक्सिको, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, बट अभी इसको रोक दिया गया है, लेकिन चाइना पे टैरिफ बरकरार है। और 100% टैरिफ लगाने का एक पूरी धमकी दे दी थी ट्रंप ने ब्रिक्स कंट्रीज़ के ऊपर, पता है ना, जिसमें इंडिया भी शामिल है। इंडिविजुअली अगर हम देखेंगे तो इंडिया को लेकर कोई अनाउंसमेंट ट्रंप ने नहीं किया है, लेकिन जब बात आती है ब्रिक्स नेशंस के बारे में, अच्छा ब्रिक्स नेशन में कितने देश हैं ज़रा बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में, बताओ फटाफट। तो एक्चुअली में क्या है, पिछले कुछ समय पर जो समिट हुई है ब्रिक्स की, उसमें यह डिसाइड किया गया कि ब्रिक्स अपनी एक करेंसी लेकर आएगा, ब्रिक्स अपनी करेंसी में व्यापार करेगा, जिससे डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि डी डॉलराइजेशन पर हम फोकस करेंगे। ट्रंप ने यह कह दिया अगर डी डॉलराइजेशन का सोचा भी, अगर आप सोच रहे हैं कि डॉलर को त्याग दोगे और अपनी लोकल करेंसी बनाकर उसमें व्यापार करोगे, तो दैट मीन्स अमेरिका 100% टैरिफ लगाने वाला है आप लोगों के ऊपर व्यापार में। तो अमेरिका के साथ व्यापार करना भूल जाना, दूसरे कंट्रीज़ को खोज लो जिसके साथ व्यापार करना है, वो भी एक एब्यूजिव वर्ड का यूज़ करके, एक खतरनाक लैंग्वेज इस्तेमाल करके ट्रंप ने ये मेंशन किया था। समझ रहे हैं? तो फिलहाल अभी ब्रिक्स को लेकर कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, चाइना को लेकर ये पर्टिकुलर इशू है, तो ज़रा समझते हैं। अब टैरिफ क्या होता है ये आप जान ही चुके हैं, थोड़ा एग्जाम्पल लेकर और इसको क्लैरिटी में लेकर आते हैं। सर जैसे चाइना के ऊपर में यूएसए टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए आज ऐसा नहीं है कि यूएसए कार प्रोड्यूस नहीं करता, अमेरिका में बहुत सारी कार बनती हैं। ठीक है, अब कार की जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसके बाद में मार्केट में मान लो $120 की वो बिक रही है, हम एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं, $120 की वो कार की कॉस्ट है। लेकिन दूसरी तरफ चाइना ने अपने देश में कार बना के अमेरिका के अंदर में एक्सपोर्ट कर दिया, तो जो चाइनीज़ कार है वो अमेरिका में पहुंची, और वो भी सस्ते दाम में। आप इमेजिन करो यूएसए के अंदर जो कार बनी और वो अपने देश में ही बिक रही है $120 की। नाउ चाइना ने बोला अब हम आपके देश में कार बेचेंगे, हम बनाकर बेच रहे हैं केवल $100 की। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास में भी अगर चॉइस होगी तो आप कौन सी वाली परचेस करोगे, $120 वाली या $100 वाली? तो अमेरिका के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो अपने देश के ही जो प्रोड्यूसर हैं, अपने देश की ही मैन्युफैक्चरिंग कार को ना परचेस करके चाइना वाला इंपोर्टेड आइटम परचेस कर रहे हैं, $100 वाली कार। जिसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? जिसका इम्पैक्ट यूएसए के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ रहा है, जिसका इम्पैक्ट यूएसए में जॉब के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि अब मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान होगा, वहाँ की खुद की कारें नहीं बिक रही हैं, तो जो लोग काम कर रहे थे फैक्ट्रीज़ में उनको हटा दिया जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? जो यूएसए की जीडी पे इम्पैक्ट डालेगा, उसकी इकॉनमी को पूरी तरह से नीचे लेकर आएगा। तो इसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए टैरिफ लगा दिया जाता है। समझ गए? अब टैरिफ कैसे लगता है सुनिए। अब यूएसए ने ये सब कुछ कंडीशन देखी कि भाई चाइना तो हमारे यहाँ पे सस्ता इंपोर्ट कर रहा है, सॉरी सस्ता बेच रहा है, लोग उसे खरीद रहे हैं, हमारा मार्केट डिस्टर्ब हो रहा है। यूएसए ने कहा अब आप जो हमारे देश में ये बेच रहे हैं ना कार $100 की, इस पे लगा रहे हैं हम 50% टैरिफ। मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, मैं 50% बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ अच्छे से। 50% टैरिफ लगाने के बाद में यानी कि टैक्स लगा दिया गया। अब चाइना की जो ये कार है वो अमेरिका में $150 की बिकेगी। अब बताओ यूएसए के नागरिक क्या करेंगे? अब $150 वाली खरीदेंगे या $120 वाली? $120 वाली। हर कोई यहाँ पर चीपर एक्सेस को प्रेफर करेगा, तो $120 वाली परचेज करेंगे तो अमेरिका का मार्केट ग्रो होना शुरू हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिल जाएगा। ये मेन पर्पस होता है टैरिफ को इम्प्लीमेंट करने का। नाउ देयर आर 3 इम्प्लीकेशंस ऑफ टैरिफ। टैरिफ के 3 इम्प्लीकेशंस आपको नजर आएंगे। जैसे सबसे पहले यूएस के, अगर टैरिफ ना लगाया गया तो इससे क्या होगा? अमेरिका के कार मेकर्स को लॉस होगा, बिल्कुल होगा। जॉब लॉस होगी, लोगों की जॉब, लोगों को निकाल दिया जाएगा, जॉब्स क्रिएट ही नहीं होंगी।
समझ रहे हैं? तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस वजह से इस चीज़ को रोकने के लिए यह टैरिफ को लगा दिया जाता है। ठीक है, रीजंस मैं आपको बता ही चुका हूँ। 50% टैरिफ लगा देंगे तो वो कार हो जाएगी 150 की, लोग खरीदेंगे नहीं और उसके बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी चाइना के लिए। लेकिन अब मान लो यहाँ पर चाइना पे ये टैरिफ लगा दिया गया, तो चाइना अब करे क्या? चाइना थोड़ी काउंटर स्ट्रैटेजी को अपना सकता है चीज़ों को टैकल करने के लिए। तो काउंटर स्ट्रैटेजी के अंदर नंबर 1 स्टेप इज डंपिंग करना। चाइना क्या करेगा? इस टैरिफ कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा। चाइना कह रहा है कि चाइना की सरकार कह रही है कि आप टैक्स लगा दो, ठीक है, हम फिर भी इतने में बेचेंगे। इसको बोलते हैं डंपिंग करना। चाइना की सरकार अपने मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट कर रही है, अलग से फाइनेंस प्रोवाइड करवा रही है, वो मैन्युफैक्चरर सस्ते में प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस कार को ले जाकर बेच दे रहे हैं यूएसए के अंदर में। तो टैरिफ कॉस्ट को झेल लिया। एक तो केस है यहाँ पर झेल लेना, सस्ते में डंपिंग कर देना और यूएस के कॉम्पिटिटर्स को फिर भी ख़त्म करना। समझ रहे हैं? लेकिन फिर उसके बाद में यूएस क्या करेगा? और टैरिफ इंक्रीज कर देगा। तो वही चीज़ चलती रहती है। इसी को तो बोलते हैं ट्रेड वॉर। चाइना ये बोल चुका है कि ये करने की ज़रूरत नहीं थी यूएसए को, ज़बरदस्ती यहाँ पे जो नॉर्मलाइज ट्रेड था इसको ये ट्रिगर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ट्रेड वॉर शुरू हो रहा है। दूसरी प्रॉब्लम फिर चाइना को भी हो सकती है, सिंपल सी बात है। अगर चाइना की कार की प्राइस महंगी हो जाएगी तो चाइना की कार यूएसए में बिकेगी नहीं। जब बिकेगी नहीं तो चाइना के मेकर्स को अब यहाँ पे लॉस होना शुरू हो जाएगा। चाइना को अपना प्रोडक्शन शिफ्ट करना पड़ेगा, चाइना को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, चाइना को लॉस होना शुरू हो जाएगा अगर टैरिफ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसलिए तो टैरिफ से ये नुकसान होता है। एंड ये सब चीज़ें ये क्या करेंगी? ये सब चीज़ें यहाँ पर लीड करेंगी ट्रेड वॉर को। और शुरू हो चुका है। चाइना ने रिटेलिएशन में यूएसए के एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगा दिया है। चाइना बोलता है कि भाई ऐसा थोड़ी है कि हम ही सारा सामान बेचते हैं अमेरिका को, अमेरिका भी तो हमें सामान बेचता है। यूएसए हमको देता है, मतलब कि कोल है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, ये यूएसए से आता है। क्रूड ऑयल है, एग्रीकल्चरल मशीनरीज हैं, तो एग्रीकल्चरल मशीनरी क्रूड ऑयल पे 10% का टैरिफ लगा दिया चाइना ने। और बाकी यहाँ पर जो दूसरे कोल हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उस पर 15% का टैरिफ लगा दिया। तो चाइना भी पीछे नहीं हटा, टैरिफ लगा दिया उन्होंने भी। यह है रिटेलिएशन इम्पैक्ट। ठीक है, क्वेश्चन यह है कि इंडिया को कहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में? क्या भारत को कोई नुकसान पहुंच रहा है? भारत को कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना यह है इंडिया इज़ नॉट अ प्राइमरी टारगेट ऑफ यूएस। ट्रंप का कोई इंडिया टारगेट नहीं है। इवन ट्रंप बहुत सारा पैसा इंडिया से भी कमाता है। हमने ट्रंप टावर का नाम सुना होगा, बहुत सारे ट्रंप टावर इंडिया में भी हैं जो बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रंप के नाम पे चल रहे हैं और वो पैसा ट्रंप को प्रोवाइड करवाते हैं। तो मतलब ट्रंप को थोड़ा प्राइवेटली भी बहुत सारा फायदा होता है। तो एक्सपर्ट्स का कहना है इंडिया कोई डायरेक्ट टारगेट नहीं है। ठीक है, अब जो फोकस है स्पेशली वो यूएसए का है आज, चाइना, ब्राज़ील, कनाडा, इन सब के ऊपर में, जहाँ पे अमेरिका थोड़ा डेफिसिट्स में, थोड़े ज़्यादा खतरे में। हालांकि अगर आप देखोगे तो भारत भी यूएसए के साथ जब व्यापार करता है तो भारत फ़ायदे में रहता है, अमेरिका घाटे में रहता है व्यापार में, लेकिन उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है जितना फ़र्क इन देशों के साथ में। तो इंडिया को लेकर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट हो सकती हैं, ऐसा हम अनुमान लगा के चल रहे हैं। बाकी ट्रंप के दिमाग का कुछ नहीं कहा जा सकता। कल कह दें टैरिफ लग रहा है तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते उसका। ठीक है, चलिए इस मामले को ध्यान में रखिएगा। एक और न्यूज़ आर्टिकल चलिए हमने निपटा दिया है। आते हैं अगली खबर पर। इंडिया इंडोनेशिया के रिलेशंस अभी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ। पहले आइए इस वाले एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं, बिकॉज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो हम फिर भी डिस्कस कर चुके हैं अभी रिपब्लिक डे से पहले, ये आपको पता होगा। चलिए पहले बात करते हैं। दिस एडिटोरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर आपको कैसे हेल्प करेगा सुनिएगा। मैं आपको थोड़ा सा इस आर्टिकल से पढ़ाता हूँ ना। यहाँ पर आपको दो राइटर देखने को मिलेंगे। एक कैन सेवा फाउंडेशन के फाउंडर हैं, दूसरे यहाँ पर एक कम्युनिटी फिजिशियन, पब्लिक हेल्थ रिसर्चर हैं। ठीक है, तो दोनों का यहाँ पर एक मेन मुद्दा है और वो है फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी। और मैं भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इस आर्टिकल से बहुत ज़्यादा अग्री करूँगा। आप लोग भी शायद अग्री करेंगे, आप लोगों ने अगर फेस किया है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी यहाँ पे शेयर करता हूँ। ठीक है, हुआ क्या है एक्चुअली सुनिएगा। राइटर ये बोलते हैं कि एक केस हुआ रिसेंटली और उस केस में एक आदमी है जिसका नाम है विजय। वो लो इनकम फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, अब उसके पास में यार इतना पैसा नहीं है कि वो अपने लंग कैंसर का इलाज करवा सके। उसके फेफड़ों में कैंसर हो गया है, तो कैंसर का पेशेंट है, हैदराबाद से बिलोंग करता है। वो पहुंचा यहाँ पर एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास में जो इसका ट्रीटमेंट करेगा। डॉक्टर के पास पहुंचा और बोला सर मेरे पास पैसा नहीं है, प्लीज़ थोड़ा बहुत इलाज कर दो मेरा। डॉक्टर का रिप्लाई ये था, आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप ये समझ लेना आपके पास में केवल कुछ ही महीने बाकी हैं, आप जाने वाले हैं। लिटरली ये यहाँ पर उस पेशेंट के ऑन्कोलॉजिस्ट का रिप्लाई था।
ना यहाँ पे जो टेस्ट है, स्पेशली अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आज बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, थेरेपीज़ अवेलेबल हैं कैंसर के ट्रीटमेंट को लेकर। सबसे पहली चीज़ दोस्तों मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा, कैंसर एग्जैक्टली होता क्या है। कैंसर आज एक बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि बहुत सारे प्रकार के कैंसर को लेकर आज ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, सभी को पता है, लेकिन फिर भी अगर हम सिचुएशन देखेंगे ना, तो आज भी लोग घबरा जाते हैं कैंसर का नाम सुन के। होता क्या है, देखिए आपकी बॉडी किससे बनी है, सेल्स, कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो सेल्स की ग्रोथ होती है, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। कई बार बॉडी के अंदर में सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। याद रखिएगा, एबनॉर्मल ग्रोथ, ठीक है। एबनॉर्मल ग्रोथ यानी अलग तरीके से, ज़रूरत नहीं थी, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई सेल्स की, बॉडी में गांठें बननी शुरू हो जाती हैं, ट्यूमर बननी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है, ठीक है। अब कैंसर अलग अलग प्रकार के हैं, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, लंग कैंसर है, बहुत सारे टाइप्स के कैंसर्स बॉडी में हो सकते हैं और अलग अलग थेरेपीज़, अलग अलग इलाज अवेलेबल है। नाउ प्रॉब्लम इज़ कि जितने भी ये इलाज हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, थेरेपीज़ बहुत एक्सपेंसिव हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे लाखों रुपया चाहिए अपनी इस इलाज को करवाने का। आपके पास में लाखों रुपए नहीं है, आप डॉक्टर्स की जेब नहीं भर पाएंगे, तो आपका इलाज भी नहीं होगा और कुछ समय बाद यहाँ पर इंसान वो चला जाएगा। लेकिन हर कोई व्यक्ति, अगर किसी के फैमिली में कोई बीमार है, वो पूरी कोशिश करता है, वो सोचता है यार यहाँ पर जीवन है तो सब कुछ मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, हम वो लगातार जितना उससे पॉसिबल होगा वो कोशिश करेगा उस इंसान की जान बचाने का। घर में ऐसा होता है, बुजुर्ग कोई यहाँ पर बीमार होता है, हम पूरी कोशिश करते हैं यार वो साथ में रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है, पैसा तो आता जाता रहेगा, क्या दिक्कत है। ऐसे ही यहाँ पर एक और केस हुआ, 70 साल के यहाँ पर असलम, जिनको ओरल कैंसर था। अब उनके लिए यहाँ पर इम्यूनोथेरेपी हुई, ओरल कैंसर के लिए इम्यूनोथेरेपी करवाई गई। अब क्या होता है, उनके फैमिली वाले इम्यूनोथेरेपी करवाते हैं और उस इम्यूनोथेरेपी का खर्चा हर साल 10 लाख रुपए आ रहा था। अब इमेजिन करो, हर साल 10 लाख रुपए का खर्चा, और पिछले कुछ सालों के अंदर में 25 लाख रुपए ऑलरेडी यहाँ पर उनके बेटे ने खर्च कर दिया था। अब 25 लाख रुपए अपने पिताजी के ऊपर में लगा दिया, ठीक है, इतना लगा पाना, इतना पैसा होना क्योंकि उनका बेटा आईटी प्रोफेशनल था, ठीक है। तो बच्चे ने सब कुछ पूरी कोशिश की, अपना इंश्योरेंस एग्जॉस्ट कर दिया, सेविंग्स ख़त्म कर दी, इवन यहाँ पर और दादा की जो प्रॉपर्टी वगैरह थी वो सब यहाँ पर बेच दी ताकि ट्रीटमेंट कंटिन्यू करवाया जा सके। तो क्या हुआ, एक इंसान की जान बचाने के लिए वो इंसान जो अच्छी खासी स्टेज में था, थोड़ा बहुत पैसा कमा चुका था, सेविंग्स थी, इंश्योरेंस था, बहुत सारा चीज़ था, लेकिन सब उसने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। तो ऐसी बहुत सारे कंडीशंस है दोस्तों जहाँ पे रिपोर्ट्स पब्लिश हुई, ये लिटरली मैंने आपको बताई भी हैं कि मेडिकल हेल्थ केयर के इलाज में कोई बड़ी बीमारी हो गई है, उसमें इंसान फंस गया है, तो वो मिडिल इनकम कैटेगरी से पॉवर्टी वाली कैटेगरी में आ जा रहा है। समझ रहे हैं, सब कुछ खत्म हो जा रहा है, वो सारी अपनी पैसा है वो सब लगा दे रहा है। इसी को बोलते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी, और ये बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर कैंसर के केसेस में ज़्यादातर ऐसा हो रहा है लोगों के साथ में, परिवार की परिवार, जनरेशन्स की जनरेशन्स यहाँ पर ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। कुछ परिवारों को खाना छोड़ना पड़ रहा है 2-3 समय का, ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बर्डन बहुत ज़्यादा हो चुका है। ऐसे हज़ारों परिवार हैं, हम क्या सोचें इनके बारे में, जो पॉवर्टी की कैटेगरी में आ चुके हैं केवल अपने परिवार में किसी का इलाज करवाते करवाते। ये प्रॉब्लम है। अब इस केस में हमारा पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर एग्जैक्टली कहाँ पर है, ये राइटर कोशिश करते हैं बताने की। सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर और सबसे बड़ी यहाँ पर रुकावट क्या है, वो है कैंसर केयर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बहुत महंगा है कैंसर केयर, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। और पता है, केवल कैंसर केयर एक्सपेंसिव नहीं है। एक इंसान गाँव में है, वो शहर गया इलाज करवाने के लिए, तो इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल की तो जी फीस वगैरह है वो तो सब दी, डॉक्टर की फीस दी, उसके अलावा भी तो समझो वो गांव से शहर गया, उसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है ना, ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट के साथ साथ फिर डायग्नोस्टिक्स, जगह जगह पर चेकअप करवाना, इसकी रिपोर्ट करवाओ, उसकी रिपोर्ट करवाओ, ब्लड रिपोर्ट करवाओ, जगह जगह पे हज़ारों हज़ार रुपये आराम से चले जाते हैं। तो वो यहाँ पे डायग्नोस्टिक के सारे खर्चे, देन उसके बाद में मेडिसिन, आपकी सारी दवाइयाँ और मार देती हैं, दवाइयाँ बहुत महंगी हैं कैंसर की। फिर उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल्स के अंदर में यहाँ पर रखना, उसका पर डे के हिसाब से, पर नाइट के हिसाब से रेंट चार्ज करना। फिर अलग अलग से नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग, लॉजिंग, फूड का, खाने पीने का खर्चा, ये सब बहुत चीज़ें हैं दोस्तों। तो हॉस्पिटल का तो खर्चा आ रहा है, साथ ही साथ में नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस भी आधे हो गए, मतलब आधे नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। तो यहीं पे राइटर ने एक बोला, एक और केस, अफरीन, एक कैंसर पेशेंट, इन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया, 500 रुपये थे इनके पास में,
₹200 इन्होंने ट्रैवलिंग पे लगाए, ₹200 की दवाई खर्ची, ₹100 बचे, अब ये घर कैसे जाएं? ये प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं? तो पब्लिक और प्राइवेट इंश्योरेंस जैसी जो स्कीम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आज क्या इसलिए बोला जाता है कि हमेशा अपने हेल्थ इंश्योरेंस को करवा के रखें, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। मैं भी, आपने अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बताइएगा मैंने कितनी बार आप लोगों को बोला है, हेल्थ इंश्योरेंस अपने फैमिली में करवाइए, छोटे बड़े सबका यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। थोड़ा सपोर्ट मिलता है एट दी लास्ट जब सिचुएशन ख़राब होती है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, अपनी लाइफस्टाइल को बेटर रखिए। आज लाइफस्टाइल हम ख़राब कर चुके हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि अनहेल्दी डाइट की वजह से सिचुएशन बेकार हो चुकी है, बीमार पड़ चुका है इंसान। तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हम खुद अपने आप से हैंडल कर सकते हैं दोस्तों, तो हम क्यों नहीं करते? हमारी भी कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी गलत हो रही है हमारी साइड से भी। बट सुनिएगा, जैसे इंश्योरेंस स्कीम है हमारे पास में आयुष्मान भारत है। अब आयुष्मान भारत स्कीम के तहत आप किसी का इंश्योरेंस लेंगे तो वो जो इंश्योरेंस का पैसा मिलता है वो इन पेशेंट के लिए मिलता है, नॉट दी आउट पेशेंट। अब दो प्रकार के मरीज होते हैं, इन पेशेंट, आउट पेशेंट। इन पेशेंट जो हॉस्पिटल के अंदर में एडमिट है, लगातार यहाँ पे उसका इलाज चल रहा है। आउट पेशेंट वो लगातार चेकअप्स करवाने के लिए आ रहा है, बाहर के और खर्चे हो रहे हैं उसके, है ना, डायग्नोस्टिक चेकअप्स हो रहे हैं और भी खर्चे हो रहे हैं। तो वहाँ से तो जेब से, वहाँ पे तो जेब से पैसा जा रहा है ना, वहाँ पे तो इंश्योरेंस का पैसा मिल नहीं रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे मैंने बोला नॉन मेडिकल एक्सपेंडिचर्स जो हैं दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हैं, 40-50% तो यहाँ पर उसमें ही हमारा खर्चा हो जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। और उससे भी बड़ी दिक्कत क्या है, इंडिया का पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर। और इस बार भी जब मैंने आपको बजट का डिस्कशन करवाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि जो बजट है भारत का की बार स्पेशली हेल्थ को देखते हुए वो थोड़ा सा कम है। आज भी वही कंडीशन है दोस्तों, इंडिया की जो टोटल जीडीपी है उसका केवल 2% यहाँ पर हम लोग खर्च कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर के ऊपर में, जबकि हमारी पॉपुलेशन मैसिव है। तो केवल 2% ऑफ अवर जीडीपी खर्च करना केवल हेल्थ केयर सेक्टर पे थोड़ा सा कम रहेगा। अब ये पैसा नहीं खर्च होगा तो फैसिलिटीज़, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, एसेंशियल दवाइयाँ, हेल्थ केयर पर्सनल्स, क्योंकि एक्सपर्ट्स का शॉर्टेज है, वो सब नहीं हो पाएगा। अब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाएंगे, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वाकई में एक इशू है इंडिया में। ठीक है, तो ये जो बर्डन है ये हमें समझना होगा। हमें कहीं ना कहीं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ध्यान देने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। क्लियर? अब देखिए, जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ है या प्राइवेट हेल्थ केयर स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, ये आज के समय का जो हॉस्पिटल मार्केट है ना, ये मैसिवली ग्रो हो रहा है। हॉस्पिटल मार्केट की जो वैल्यू है 8 लाख करोड़ रुपए से ग्रो हो रही है। आप इमेजिन करो 8% की ग्रोथ है, तो हॉस्पिटल मार्केट की वैल्यू यहाँ पर ग्रो हो रही है। और अगर प्राइवेट हेल्थ केयर इस तरीके से डेवलप होते रहेंगे और ग्रो होते रहेंगे, ये फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी ऑफ कैंसर आगे और बदतर हो सकता है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जिस तरीके की फीस डिमांड की जाती है, जितना लग्जरी हॉस्पिटल उतना ज़्यादा फ़ी आपसे यहाँ पर चार्ज किया जाएगा। ये प्रॉब्लम है। अब राइटर फोकस करते हैं, हाउ कैन वी एड्रेस दिस फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी, हम कैसे यहाँ पर इस प्रॉब्लम से निपट सकते हैं। देखिए, इंडिया के अंदर में जो पब्लिक हेल्थ केयर है इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, राज्य सरकारों के अंडर में यहाँ पर आता है पब्लिक हेल्थ केयर। तो अगर कैंसर केयर का जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इसमें कुछ सरकारें अच्छा काम कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताया जाता है दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, केरला हो गया, इन्होंने अच्छी तरीके से ढेरों स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया है ना। और कई सारे केसेस में अगर आप देखोगे तो हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, ये भी फ्री बस सर्विस दे रहे हैं कैंसर पेशेंट्स को। और दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, केरला, ये रेलवेज़ में या एयर इंडिया के अंदर में मतलब यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है टिकट्स के अंदर में। तो बहुत सारे जो नॉन मेडिकल कॉस्ट है उसमें छूट मिल रही है काफ़ी सारे स्टेट्स की साइड से, जो अच्छा काम कर रहे हैं। और कुछ एफर्ट्स यहाँ पर एनजीओज़ की साइड से भी लगाए जा रहे हैं। तो काम तो हो रहा है, जितनी कोशिश हो रही है कुछ स्टेट्स कर रहे हैं, कुछ एनजीओज़ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं। फॉर एग्जांपल इसमें नेशनल कैंसर ग्रिड की बात हो रही है। नेशनल कैंसर ग्रिड की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने 40 जो इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं कैंसर की, इसकी जो वैल्यू है इसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीद कर। फिर ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल हैं, असम का हॉस्पिटल है जिन्होंने एक अप्रोच अपनाई है जहाँ पे वो कैंसर पेशेंट्स हैं, उनके साथ के लोग हैं, उनको रहने का, उनको खाने पीने की सुविधा, टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये सब कुछ देने की बात कर रहे हैं। तो ये होना भी चाहिए कि भाई एक इंसान थोड़ा सा स्ट्रांग फील तो करे अगर वो किसी व्यक्ति का यहाँ पर इलाज करवाने आया है तो, समझ रहे हैं। और इसके लिए हमें एक बड़े इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है अपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम के अंदर में, तभी ये बेहतर तरीके से काम हो पाएगा। पब्लिक हेल्थ स्ट्रक्चर को, इस सिस्टम को, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कीजिए।
और जब तक गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं होती है तब तक यहाँ पर ऐसे ही छोटी छोटी बॉडीज़, चाहे वो एनजीओ हो सकती हैं, वो सामने आके ये काम करें। बट आज नहीं तो कल गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ में बदलाव करना होगा एंड उनको कहीं ना कहीं जो ये खर्चा है, जो बजट है, इसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। क्योंकि कब तक एनजीओज या दूसरी बॉडीज़ काम करेंगी? इंडिया के अंदर में लगभग 3 लाख के आसपास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रजिस्टर्ड करे गए हैं दर्पण पोर्टल में। इस पोर्टल को नीति आयोग मैनेज करता है। अब इस पोर्टल के अंदर जो ये 3 लाख नॉन प्रॉफिट्स हैं, इसको देखोगे तो इसमें केवल 85,000 के आसपास जो हैं वो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर पे ध्यान देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हेल्थ और फैमिली वेलफेयर पे ध्यान देने वाले 85,000 ऑर्गेनाइजेशंस है, लेकिन इनमें से केवल कुछ ही ऑर्गेनाइजेशंस है जो हेल्थ केयर के लिए काम कर रही हैं, कैंसर के लिए काम कर रही हैं। क्योंकि कब तक काम करेंगी? तो हमें फोकस करना होगा किस चीज़ के ऊपर में? गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर में। गवर्नमेंट को खुद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करना होगा। इसके लिए यहाँ पर हम अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। सीएसआर के बारे में आपने पढ़ा होगा। सीएसआर क्या है? जो हमारी कंपनीज़ होती हैं, ये आपको पता है कि जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं, वो ना थोड़ा सा पैसा अपना निकाल के रखती हैं। जो उनके प्रॉफिट्स है उसमें से यहाँ पे थोड़ा सा पैसा निकाल के रखती हैं अलग से। ठीक है, वो यहाँ पे डोनेट करती हैं दूसरी चीज़ों के लिए, डेवलपमेंट्स के लिए। उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये वाली जो फंडिंग्स होती हैं, इस फंडिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये फंडिंग्स अच्छी खासी आ रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक डिटेल शेयर की गई है 2022-23 में। अगर आप लोग देखोगे तो हेल्थ केयर सेक्टर ने लगभग 6,800 करोड़ रुपए सीएसआर फंडिंग से रिसीव किया था। ये डेटा है। फोर्ब्स 2024 की रिपोर्ट ये बोलती है कि अगर हम कंबाइंड इंडिया के अगर 100 लोगों की 100 भारत में जो 100 सबसे ज़्यादा अमीर आदमी हैं, 100 सबसे ज़्यादा अमीर परिवार, उनकी खुद की वेल्थ देखें तो 8.4 लाख करोड़ के आसपास है। कुछ लोगों के पास में बहुत पैसा है। ठीक है, टैक्सेस ना लेके उनसे कुछ अमाउंट को डोनेट करवाया जा सकता है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडिविजुअल फिलैंथ्रोपी बहुत ज़्यादा पीछे रह चुकी है। भारत में ताकत बहुत है। अब ये इतने 100 अमीर परिवार की हम बात कर रहे हैं, वो मतलब एक मैक्सिमम वेल्थ को अगर लेकर बैठे हैं, होल्ड करके बैठे हैं, तो वो अच्छा खासा यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। वही तो बोला जा रहा है, ये जो फिलैंथ्रोपी है, ये जितना पोटेंशियल होना चाहिए उस लेवल पर आज नहीं हो रहा है। स्पेशली जिस सेक्टर में होना चाहिए वहाँ पे नहीं हो रहा है। फिर और प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। आज हम देख पा रहे हैं इंडिया के अंदर में जो प्रदूषण है, पोल्यूशन है, वो तेज़ी से बढ़ रहा है। शहरीकरण, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है। लोगों की अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गई है। इन सब चीज़ों की वजह से भी कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो हमारी साइड से भी हो रही है, हमें इंप्रूव करना होगा। देन उसके बाद में ये जो फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इस वाली कैटेगरी में आप आओ ही ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर भी एक क्लैरिटी मिल चुकी है। अब देखिए, इसी आर्टिकल के नीचे आपको एक क्विज़ दिया गया है। हर रोज़ द हिंदू में एक क्विज़ आता है। कल जो क्विज़ आया था उसको लेकर कुछ आंसर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। आप देख पाएंगे ग्रैमी अवार्ड्स को लेकर क्विज़ था, उसके आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। आज जो ये क्विज़ है इसका आंसर कल छापेगा द हिंदू अखबार, लेकिन हम आज ही छापेंगे। ठीक है, अब ये क्विज़ क्या है, क्योंकि वह कल वर्ल्ड कैंसर डे था तो इसको लेकर 5 क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर यह है कि आखिरकार वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से 22% कैंसर डेथ हो रही है और 10% के आसपास जो कैंसर डेथ होती है मोटापे, पुअर डाइट की वजह से होती है। लेकिन कैंसर की वजह से जो मृत्यु हो रही है उसमें 22% लोगों की जो मृत्यु हो रही है, उसके पीछे का कारण क्या है ये बताइए। पता है उसके पीछे का कारण क्या है? चलिए, पहले क्विज का आंसर है वो है टोबैको का इस्तेमाल करना, तंबाकू। जी बिल्कुल, इस वजह से भी ओरल कैंसर जैसी चीज़ें होती हैं। तंबाकू का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, इस वजह से 22% कैंसर डेथ होती हैं। बाकी 10% मोटापे, पुअर डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी या ज़्यादा शराब पीने की वजह से होती हैं। इसलिए बोल रहा हूँ ना, डाइट सुधार करना। कुछ चीज़ें हैं जो अपने हाथ में हैं। हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये पूछता है कि एक प्रकार का मतलब एक टाइप ऑफ लिम्फोमा है, मतलब किस केस में जो ये लिम्फोवाला की बात हो रही है, दिस इज अ टाइप ऑफ लिम्फोमा इन विच कैंसर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्लड सेल। एक ऐसा कैंसर का केस आता है जिसमें एक कह सकते हैं जो कैंसर है वो वाइट ब्लड सेल के एक स्पेसिफिक टाइप से निकल कर आता है, जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। ये इसकी वजह से यहाँ पर इसमें से यहाँ पर जो कैंसर है वो प्रोड्यूस होता है। वो कैंसर कौन सा है और उसका जो ये नाम है वो किस व्यक्ति के तौर पे रखा गया है, किस व्यक्ति के नाम पे रखा गया है, जरा ये बताइए। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है यहाँ पर वो है हॉटकिन
लिम्फोमा, याद रखिएगा, हॉडकिन लिम्फोमा। ये एक प्रकार का वो लिम्फोमा है जिसके अंदर में जो कैंसर है वो आपके वाइट ब्लड सेल, जिसको बोलता है लिम्फोसाइट्स, यहाँ से कैंसर बनकर आता है, ठीक है। और इसका जो नाम है वो थॉमस हॉडकिन के ऊपर रखा गया है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहली बार इस वाले कैंसर केस को डिस्क्राइब किया था, इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की थी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है समाप्त, ठीक है। थर्ड यहाँ पर आपका जो क्वेज है ये क्या है, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिफाइन द स्प्रेड ऑफ अ कैंसर टू द लोकेशंस ऑफ द बॉडी। यानी कि एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी टर्म का यूज़ किया जाता है, देखो जब कैंसर बॉडी में फैल रहा होता है, हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग लोकेशंस में जब कैंसर फैल रहा होता है तो उसको हम एक टर्म से जानते हैं। उस टर्म को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेटास्टेटिस। मेटास्टेटिस यहाँ पर टर्म है जो यूज़ किया जाता है जब बॉडी के अंदर कैंसर स्प्रेड होता है डिफरेंट लोकेशंस में, तब ये वर्ड आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा टाइप ऑफ कैंसर है जो डेवलप होता है थिन लेयर ऑफ टिश्यू से, जो बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करता है। एक ऐसा एरिया जो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है लाइनिंग ऑफ द लंग से एंड चेस्ट वॉल से, इसको ये कौन सा टाइप का कैंसर है, तो वो है दोस्तों यहाँ पर मीजोथेलियोमा। मीजोथेलियोमा ये वो कैंसर है जो यहाँ पर डेवलप होता है टिश्यू के थिन लेयर की वजह से। थिन लेयर जो बहुत सारे हमारे अंदरूनी ऑर्गन्स को कवर करती है, ठीक है। तो ज़्यादातर यहाँ पर ये थिन लेयर अफेक्ट होगी लंग्स की, चेस्ट वॉल की, उसकी वजह से जो कैंसर होता है वो आपका मेसोथेलियोमा वाला होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्विज का क्वेश्चन है, वो कौन से यूएस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने वॉर ऑन कैंसर को डिक्लेयर किया, कैंसर के खिलाफ में युद्ध डिक्लेयर किया और इस कैंसर को ख़त्म करने की बात की। देन वो हैं दोस्तों यहाँ पे प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन। इन्होंने वॉर ऑन कैंसर 1971 में डिक्लेयर किया था, जहाँ पे कैंसर के ऊपर में एडवांस रिसर्च को यहाँ पर ये प्रमोट करने की बात करते हैं, स्पेशली मॉलिकुलर और सेलुलर बायोलॉजी के अंदर में, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपके क्विज के सारी क्वेश्चंस हो गए, कभी कभी हेल्प कर सकते हैं तो याद रख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर आता है हमारा आज का वर्ड ऑफ द डे। तो वर्ड ऑफ द डे क्या है दोस्तों, आज का वर्ड ऑफ द डे है मॉलिफाई। मॉलिफाई का मतलब क्या होता है, कॉज टू बी मोर फेवरली इंक्लाइंड, गेन द गुडविल ऑफ, मेक मोर टेम्परेट, एक्सेप्टेबल और सुटेबल बाय एडिंग समथिंग एल्स। क्या है मतलब समझिएगा, कोई व्यक्ति है गुस्सा है, उसको आप शांत कर रहे हो, कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, मोलिफाई। कोई है चिड़चिड़ापन दिखा रहा है, उसको शांत करना, तो वो कहेगा मोलिफाई, तब यहाँ पे आप वर्ड यूज़ करेंगे मोलिफाई, ठीक है ना। किसी को यहाँ पे थोड़ा सा और सॉफ्ट बनाना, वो कहलाएगा मोलिफाई। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं आपको हेल्प कर सकते हैं आपके सीसैट के पैसेज के अंदर में, आपके मेंस आंसर राइटिंग के अंदर में। तो वर्ड्स को याद रखिए, ये आपकी वोकैब्स को इंप्रूव करेंगे। मोलिफाई के सिनोनिम्स हो सकते हैं, किसी को अपीस करना, पैसिफाई, प्लेकेट, यानी मोलिफाई की जगह आप इन शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, एसोएज, ठीक है। इन सब का मतलब क्या है, किसी को शांत करना। कोई गुस्से में है ना, कोई रो रहा है, कोई यहाँ पर बहुत कह सकते हैं कि परेशान है, ठीक है। तो इसका यूज़ इस तरीके से किया गया है, शी मैनेज टू मोलिफाई द एंग्री कस्टमर। वो लड़की मैनेज कर पाई अपने एक एंग्री कस्टमर को, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला ग्राहक था, उसको मतलब शांत करने में, ठीक है। चलिए दोस्तों ये था यहाँ पे आज का हमारा डिस्कशन, वर्ड ऑफ द डे कर लिया है समाप्त। आई होप आपको सेशन में मज़ा आया होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।